हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर है। यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है और परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है कि लेक्चर वीडियो अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में उसका हल जो है आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रश्न। राजनीति है तो राजनीति क्या है? एक अविरल कार्यकलाप, सतत परिवर्तनशील, सार्वजनिक। तो राजनीति सभी है। एक अविरल कार्यकलाप मतलब जो है हमेशा से चलने वाला। जैसे अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या एक स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। जब मनुष्य जब पैदा लिया तब से और अब तक, जब तक मनुष्य अस्तित्व में रहेगा तब तक अपने स्वभाव से वो राजनीतिक प्राणी बना रहेगा। तो ये हमेशा उसकी क्रियाकलाप हमेशा ये बनी रहेगा। अविरल का मतलब शुरू से लेकर अंत हमेशा ये बना ही रहेगा। सतत परिवर्तनशील, राजनीति हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, कभी कुलीन तंत्र, कभी जनता का शासन, कभी आनुवंशिक शासन, तमाम तरह की शासन व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, तो ये परिवर्तनशील रहता है। और राजनीति का अस्तित्व ही सार्वजनिक जीवन से ही है। मनुष्य का जीवन जब ये सार्वजनिक रूप से जीवन जीता है मनुष्य, तहाँ राजनीति का अस्तित्व आता है। तो ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। नई तुलनात्मक राजनीति के निम्न बिंदु हैं। नई तुलनात्मक राजनीति के निम्न बिंदु हैं। बी उपनिवेशीकरण, विचारधारा का अंत, नव संस्थानिकवाद, उपर्युक्त सभी। नई तुलनात्मक राजनीति का ये उपर्युक्त सभी होगा। इसका उत्तर जो है सभी होगा। नई तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों के जो विकासशील देश हैं अपनी गुलामी के बाद जब आज़ादी प्राप्त किए उन्हीं को भी उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो भी उपनिवेशीकरण को नई तुलनात्मक राजनीति में स्थान दिया गया है। विचारधारा, अब पूंजीवाद और समाजवाद टाइप का जो विचारधारा उसको समाप्त कर दिया गया है। नव संस्थानिकवाद, अभी भी जो है पूरी तरीके से संस्थाओं के अध्ययन को खत्म नहीं किया गया। राजनीति को विज्ञान बनाने की श्रेणी में ये कहा गया कि तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन तथ्यों के अध्ययन के साथ साथ जो परंपरागत अध्ययन के तरीके थे, जैसे संस्थाओं का अध्ययन करना, उसको भी अभी तक रखा गया। इसलिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या है? पूंजीवाद की विशेषता क्या है? वस्तु उत्पादन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मुक्त श्रम और उपर्युक्त सभी। तो पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता ये होती है कि पूंजी के आधार पर वस्तुओं को उत्पादन करना, औद्योगिकरण के माध्यम से वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। तो वस्तु का उत्पादन होगा ही। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था में होता ही है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से पूंजी की वृद्धि होती है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का एक मूलभूत तत्व होता है। मुक्त श्रम, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धा होती है श्रमों के बीच में, ये काफ़ी मुक्त होती है। ठीक है, इसलिए जो है पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताओं में इनका उत्तर जो है उपर्युक्त चारों होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, पूंजीवाद के कौन कौन से तत्व हैं? पूंजीवाद के तत्व में पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर भी सभी होगा, क्योंकि पूंजीवादी में पूंजी की महत्व रहता है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, अधिक से अधिक संपत्ति कमाने की स्थिति ही पूंजीवाद कहलाती है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी में होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें प्रकृति प्रदत्त तथा मानव निर्मित पूंजी पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और इनका उपयोग भी अपने लाभ के लिए करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? पूंजीवाद को क्या बताया कि एक आर्थिक संगठन है। ठीक है, आर्थिक संगठन है जिसमें क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित पूंजी, ऐसी पूंजी जो प्रकृति ने दिया और मनुष्य ने स्वयं बनाया,
दो प्रकार की पूंजी की बात हुई है। व्यक्तियों की निजी अधिकार होता है, इस पर किसका अधिकार होता है? चाहे वो संपत्ति प्रकृत प्रदत्त हो या व्यक्ति द्वारा निर्मित पूंजी हो, उन दोनों पे व्यक्ति का क्या होता है? निजी अधिकार होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। यह परिभाषा जो है लक्स ए हुट इसने दिया था। लक्स ए हुट ने परिभाषा इसको दिया था पूंजीवाद का। ये सब इन लोगों ने नहीं दिया था, तो ये नहीं होगा, इसका उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि वह शासन प्रणाली जिसमें शासन व्यक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। शासन क्या होता है? व्यक्ति के विशेष वर्ग या वर्गों में निहित नहीं होता, बल्कि किस में होता है? समाज के सदस्यों में होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? जो किसी वर्ग विशेष में नहीं, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की इस तरीके की परिभाषा देने वाला विचारक दूसरा कौन सा है? लॉर्ड ब्राइस। यदि यह परिभाषा दे दिया हो और पूछे कि परिभाषा किसका है, तो यहाँ दूसरा प्रश्न भी बनता है कि लॉर्ड ब्राइस का कोटेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रजातांत्रिक शासन की नहीं है? प्रजातांत्रिक शासन की विशेषता नहीं है, वह कौन है? तो शासन सत्ता जनता के हाथ में होती है, ये तो होता ही होता है, ठीक है। सरकार पर जनता का नियंत्रण होता है, यह भी होता है। शासन शक्ति पर विशेष वर्ग का नियंत्रण होता है, यह नहीं होता है। जनता सरकार को हटा सकती, ये हो सकता है। तो इसमें पूछा कि कौन सी विशेषता प्रजातंत्र की नहीं होगी, तो शासन शक्ति पर विशेष वर्ग का नियंत्रण होता है, ये नहीं होगा। अभी हम लोग लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा देखे हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, किसी वर्ग विशेष के हाथ में ना हो, तो उसे हम प्रजातंत्र कहेंगे। तो शासन की शक्ति यदि विशेष वर्ग के हाथ में नियंत्रित होती, इसका मतलब प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है, यह इसकी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की एकता, जातीय एकता, आधारभूत एकता, प्रांतीय एकता। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है समानता। ऐसी शासन व्यवस्था जो सभी लोगों को समान रूप से प्रदान की जाए, वह है आधारभूत एकता, ठीक है। सभी लोगों को समान रूप से सारी दृष्टि से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आधारभूत तत्व होते हैं जिनके आधार पर सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सभी जनता को 18 वर्ष या 21 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद सभी को मतदान का अधिकार दे दिया गया। ये लोकतंत्र की एक आधारभूत तत्व है, ठीक है। तो इसको कहा जाए कि आधारभूत एकता होनी चाहिए। तो इसका प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व में आधारभूत एकता एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, आवश्यक नहीं। इसको पहले जब भी प्रश्न आए तो इस तरीके से जब भी पूछता है कि आवश्यक है, आवश्यक नहीं, तो इसको जो है गोला कर दिए ताकि इस पर आपका ध्यान चला जाए। नहीं तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है तो उसी में आदमी लगा देता है और गलत हो जाता है। तो आवश्यक नहीं, हमको इस बात का चूज करना है। तो भाषण विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये तो होता ही है, संघ बनाने की स्वतंत्रता होता ही है, धार्मिक स्वतंत्रता होता ही है, आर्थिक समानता ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही होगा। प्रजातंत्र जैसे हम लोग भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला है मूल अधिकार में, उसमें भाषण और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी 19 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में ये दिया हुआ है। तो ये मौलिक अधिकार जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमको क्या होता है, लोकतांत्रिक तत्व होते हैं। आर्थिक समानता लोकतंत्र की शर्तों में नहीं रखा गया। अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा है पिछले बार कि लोकतंत्र की या प्रजातंत्र के जो आवश्यक तत्व कौन से, तो आधारभूत तत्व, आधारभूत एकता के तत्व को हम लोगों ने शामिल किया था, न कि आर्थिक समानता की। कोई भी राज्य जो आज लोकतांत्रिक देश है, आज हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या हमारे देश में सारे लोग आर्थिक दृष्टि से समान है? नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम है। दुनिया के सारे भी देश जहाँ भी हैं वहाँ लोकतंत्र वहीं कायम है जहाँ आर्थिक असमानता या समानता हो।
यह एक आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासन लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है? लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है तो क्या राजतंत्र लोक कल्याणकारी से संबंधित है, कुलीन तंत्र संबंधित है, अधिनायकवाद है, या ये प्रजातंत्र होगा? ठीक है, प्रजातंत्र। क्या प्रजातंत्र है? तो लोक कल्याणकारी का संबंध प्रजातंत्र ही शासन व्यवस्था से होती है। चूंकि प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता को ही शासन का केंद्र मानकर, जनता के ही विकास का मुख्य आधार मानकर शासन किया जाता है। इसलिए लोक कल्याणकारी का जो संबंध है प्रजातंत्र शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है? क्या शिक्षित जनता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है? कट गया।